Hello students, I am Dr. Abdul Shafi Khan and today I will describe you about the English question paper class 9, 10th and 12th. And student, I will make you understand that when you will go to your examination hall, what should you do in examination hall here, and before going to the examination hall, what preparation you should do here. Like you have to collect your pen which is colored in blue and black and take a long scale also. एग्ज़ामिनेशन हॉल जाने के पहले अपनी सारी व्यवस्थाएं, सारी अरेंजमेंट आप कर लीजिए और इतना अच्छे से आप अपने पेन को, ये जो पेन होता है जिसमें हम राइटिंग वर्क करते हैं, उस पेन को यूज़ करिएगा कि जो पहले आपने काफ़ी उसमें लिख लिया है। उससे ये होता है कि उसमें एक ब्राइटनेस रहती है, एक चमक रहती है, और जब हम उसको आंसर शीट में लिखते हैं तो हमारा आंसर खुल के नज़र आता है। और लॉन्ग स्केल लेकर जाइए। हो सकता है कि आपकी कॉपी में कभी कोई ऐसा फेंट हो कि जो मार्जिन है, हाशिया, वो ना बना हो, तो आप उसको बना लें। तो गाइस, जब आप स्टूडेंट्स बिफोर starting time your examination, you will enter in your examination hall. First of all, watch carefully where are you seated. कहाँ पे आपकी सीट है पहले देख लें बाहर इत्मीनान से कि किस रो में आपकी सीट है, और उसमें जाने के बाद अपने आप में थोड़ा सा आराम कर लें, रिलैक्स कर लें। बिफ़ोर टाइम आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है और उसके बाद उसकी तैयारी करनी है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उसको आप रीड आउट कर लीजिए एक बार पूरी तरह से, और ये देख लीजिए कि क्वेश्चंस में आपको क्या क्या बन रहे हैं। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा और सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन पेपर, और उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आपको आफ्टर योर एग्ज़ामिनेशन जो आपको मार्कशीट मिलने वाली है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पहले जुड़ चुकी हैं। जैसे जब आपका जन्म होता है तो माता पिता का नाम आपके साथ जुड़ जाता है, और आजकल तो समग्र आईडी भी आपके साथ जुड़ जाती है। फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं आप तो आधार कार्ड भी आपके साथ जुड़ जाता है। फिर आपके साथ आपका बैंक अकाउंट जो है जुड़ता चला जाता है, लेकिन वो तो वेरिएशन है, बदलता रहता है। लेकिन जो चीज़ नहीं बदलने वाली है वो है आपकी चाइल्ड आईडी, यानी समग्र आईडी, आपके माता पिता का नाम और आपका आधार कार्ड, ये कभी चेंज नहीं होता। तो आफ्टर अपीयरिंग इन योर 10th क्लास एग्ज़ामिनेशन और 12th क्लास एग्ज़ामिनेशन, इसकी जो मार्कशीट है वो भी आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाने वाली है। यानी इसके बाद किसी भी मरहले में आप जाएं, किसी भी शोबे में आप जाएं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, तो मार्कशीट आपकी ये ज़रूर देखी जाएगी कि आपने 10th में क्या परफॉर्मेंस रहा है आपका, या 12th में आपने क्या किया है। तो ये आपके लिए न सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन है, बल्कि आपके आने वाली ज़िंदगी में जो सफलता की सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं, उसका ये पहला कदम है। इसके बाद जब ये एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आपके साथ क्या क्या होने वाला है, अगर मैं शायद पहले आपको ये बता दूं या दिखाने की कोशिश करूं, तो शायद कुछ आपके अंदर जागृति और कुछ अवेयरनेस और कुछ बेदारी पैदा हो जाए, ताकि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद अपने आप को इतना ज़्यादा व्यवस्थित कर लें और अपने आप को इतना सेटल कर लें कि जो पेपर है वो बहुत पेशेंसफुली और बहुत ध्यानपूर्वक और अटेंटिवली आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। और वो ये है जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, जो भविष्य एक शिक्षक को आपका नज़र आता है कि वो शायद आपको नज़र ना आए कि आपके बाद होने वाला क्या है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट का। 12th क्लास का स्टूडेंट है, उसके साथ ये एग्ज़ामिनेशन जुड़ने वाला है। आने वाले जो कमिंग एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस वो देने वाला है, वो उसके साथ जो है जुड़ने वाले हैं। अब उनके साथ क्या जुड़ने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट अगर आर्ट्स है, तो आज तो ये है कि अगर किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी एक कॉमन टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आगे जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनकी सबसे पहली
जो प्राथमिकता रहती है, प्रायोरिटी रहती है, और जिसको वो सबसे पहले जाना चाहते हैं, और वो है वो MBBS करना, यानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना। और इसी प्रकार से जिन्होंने मैथ साइंस लिया हुआ है, मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो JEE मेंस और एडवांस क्लियर करे और बेहतरीन IIT इंस्टीट्यूशंस में जाएं और NIT इंस्टीट्यूशंस में जाएं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएं। और वहां जाने के बाद तो गाइज़ आपने देखा कि चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, या कॉमर्स की बात मैं आपसे करूं तो कॉमर्स में जाने के पहले भी आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाने के बाद अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुज़रना पड़ता है। और इसी तरह से अगर मान लो आप लॉ में जाने वाले हैं और कानून के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने वाले हैं, अपने आजीविका का साधन बनाने वाले हैं, तो आपको क्लैट का एग्ज़ामिनेशन, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, वो देना होता है। तो आपने देखा कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, हमें आफ्टर 12th जो सबसे बड़ा जो हमारी परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा के बाद वो है एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया है तो आने वाले जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस होंगे वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म होने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं और जो आपको इंस्टीट्यूशंस मिलने वाले हैं, याद रखें उसमें फिर आपको फीसेस नहीं लगने वाली। वो जो एक भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला होता है वो नहीं होता, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मुहैया कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है और बहुत कम खर्चे में आपकी जो आने वाली डिग्रीज़ हैं, जिनका मैंने अभी पहले जिक्र किया, चाहे वो BE हो, चाहे वो BA LLB हो, या फिर MBBS हो, और दूसरी अलग डिग्रीज़ हों, BSc हो, या सिंपल आप डिग्री करना चाहें। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको स्थान प्राप्त हो रहा है तो बहुत कम खर्चे में और बहुत कम पैसों में आपका हायर एजुकेशन पूरा होने वाला रहता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए ये एग्ज़ामिनेशन रहता है। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच लें कि हमें आफ्टर 12th क्या होने वाला है, अगर वो हमारी नज़र में होगा तो डेफिनेटली हम अपना पूरा पे अटेंशन करेंगे हमारे एग्ज़ामिनेशन में, कि ये हमारा एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि ये एक स्टूडेंट्स में आप मान के चलें कि बहुत लोगों में ये भ्रम पैदा होता है कि एजुकेशन हासिल करना पैसे वालों का काम है और इसमें बहुत पैसा लगता है। नो डाउट कि लगता है। कुछ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स होती हैं और वो मैनेजमेंट सीट्स में लाखों और करोड़ों की बात चली जाती है। लेकिन ये भी अपनी तरह सच है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब अपना 12th क्लास का एग्ज़ामिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं और इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इस एग्ज़ामिनेशन के बाद अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद जो आपको कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूशंस मिलने वाले हैं वहाँ आपको नाम मात्र का पैसा लगने वाला है। यानी इतना लगेगा कि एक जो नॉर्मल फैमिलीज़ भी है तो वो भी अपने बच्चों को या आप जो है वो उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका सारा खर्च फिर जो है गवर्नमेंट उठाती है। यानी कि आपके आफ्टर गेटिंग योर सिलेक्शन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो गाइज़ ये है एक हमारा सबसे बड़ा अवेयरनेस या बेदार होने का कारण कि जब हम ये एग्ज़ामिनेशन बहुत ही संजीदगी से और गंभीरता से देते हैं तो आने वाला जो हमारा हायर एजुकेशन है उसकी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही अटेंटिवली और बहुत ही ध्यान लगाकर अगर हम ये पेपर दे रहे हैं तो यकीन जानिए कि आपका एजुकेशन आने वाले वक्त में बहुत अच्छे आने वाला है। और ये जो मार्कशीट है आपकी 12th की या 10th की, ये ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आपके साथ जो है वो स्टिक हो जाने वाली है, चिपक जाने वाली है। जहाँ कहीं भी आपके एजुकेशन की बात होगी, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात हो, चाहे आपके कैरियर की बात हो, वो सब आपका इस मार्कशीट के मार्क्स के बगैर नहीं होने वाला। ये बात अलग है कि अगर आप इस शोबे से अलग अगर आप जाते हैं, व्यवहारिक पक्ष आपका रहता है, तो उसमें मार्कशीट की बात तो नहीं होती, लेकिन ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ये कॉन्फिडेंस आपके लिए कामयाबी का एक सबब बनता है, कारण बनता है। तो गाइस पूरा अटेंशन करिए, अपने पेपर्स में अपना अटेम्प्ट करिए
और जो आपकी वेशभूषा है, जो आपकी शक्ल है, जो आपकी पढ़ाई है, स्टडी है, वो सारा कुछ आपकी आंसर कॉपी है। तो इसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए, सिलसिलेवार इसको करिए, आराम से करिए, पूरा पेपर करिए। जो 3 घंटे जो अलॉटेड टाइम है उसका भरपूर हमें यूज़ करना है, और हमारी राइटिंग इतनी मेंटेन होना चाहिए कि जांचने वाले के मन में हमारे लिए ये पैदा हो जाए कि ये स्टूडियस स्टूडेंट है या मेहनत करने वाला विद्यार्थी है। तो जितना भी जो कुछ हमने किया है हम उससे ज़्यादा बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकता है, उसमें अच्छे मार्क्स हमको मिल सकते हैं। क्योंकि अब तो ये है कि जो चिड़िया चुग गई खेत, अगर वक्त हमारा गुजर गया, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको हम सही तौर पे यूज़ कर लें, ये हमारी अब फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है। मेरे पास कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, मैं आपको उनमें आपको क्वेश्चन वाइज आपको इस शॉर्ट टाइम में बता दूं कि आपके एग्ज़ामिनेशन का वक्त भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो कुछ एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी इसी क्वेश्चन पेपर की तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और उसमें क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, 1 बाय 1 कैसे उसकी रीडिंग करना है, बहुत ही शॉर्ट समय में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर कहें। तो पहला पेपर जो मेरे पास है वो है 10th क्लास का, 10वीं क्लास का पेपर है। 10वीं क्लास के पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। देखिए, वास्तव में ये परीक्षा हमारी परीक्षा है नहीं है, क्योंकि क्या आने वाला है ये हमें पहले से पता है, और ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में होता है, कॉपी किताबें सब हमारे हाथ में होती हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने वर्ड्स उसमें लिखने हैं, ये सब पता होते हैं। तो एक जो अवेयर स्टूडेंट होता है वो सारा पे अटेंशन करता है हमारे क्वेश्चन पेपर पर। तो बिफोर अटेंडिंग आर आंसर शीट इन आर एग्जामिनेशन हॉल, हमारा फ़र्ज़ था कि हम पहले से इसको पूरी तरह से जान गए होते, लेकिन अब हम प्रीवियसली हमने क्या किया, क्या गलती हुई, क्या भूलें हुई, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि अब जो हमारा वक्त आने वाला है उसको शॉर्ट समय में हम कैसे इतना अच्छा कर लें कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो 10th क्लास के स्टूडेंट देखिए, तो सिमिलरली ऐसा 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी होने वाला है। पहला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए के अंतर्गत आने वाला है, और वो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में एक सबसे ज़्यादा आपके लिए जो फ़ायदे वाली बात यह है कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। वो 4 ऑप्शन में से एक जो एप्रोप्रिएट यानी उचित आंसर होगा उसको आपको लिखना है, या उसको टिक मार्क लगाना है, या जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का ए है या बी है या सी है उतना भी लिख देंगे तो आप काम चल जाएगा। तो ये मतलब ये है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि अंग्रेज़ी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 50 मार्क्स तो आपको बहुत कम पढ़े लिखे पर भी मिल जाते हैं, माने 50 मार्क्स केवल आपको अवेयरनेस पे मिल जाते हैं। अगर आप पूरी तरह से जागरूक हैं तो आपको 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर खुद ही दे देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अनसीन पैसेज आपके पास है, अनसीन पैसेज की आप रीडिंग करिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन किस पैसेज में कहाँ पर आया हुआ है, अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये 5 मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी अनसीन पैसेज का आता है। इसमें भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, यानी हर एक आंसर के 4 आपको विकल्प वहाँ दिए रहते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करके चूज़ करके एप्रोप्रिएट आंसर उसमें लिखना होता है। तो ये भी आपको बहुत आसानी से बन जाता है अगर आपने इसकी रीडिंग की है, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में जो वर्ड आने वाले हैं वो वर्ड और पैसेज में कहाँ आए हैं, अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो हमसे बहुत आसानी से ये बन जाने वाला है। अगला देखिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है सेक्शन बी में। देखिए ये सब रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में आते हैं, और राइटिंग सेक्शन में हमारा इसमें नोट मेकिंग आता है, और नोट मेकिंग में आजकल समरी नहीं पूछी जा रही है, केवल आपको नोट मेकिंग आता है और टाइटल लिखना आता है। इसके पहले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको नोट मेकिंग के बारे में बताया हुआ है, और ये क्वेश्चन माने क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स तो आपको हूबहू मिलने वाले हैं अगर थोड़ी सी आपके अंदर अवेयरनेस है और अटेम्प्ट करने की आपके अंदर ख्वाहिश है तो।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है राइटिंग सेक्शन में। तो ये राइटिंग में मैंने आपको नोट मेकिंग बताई है, पिछला वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें 4 मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स आपको नोट मेकिंग बनाने में हो जाएगा कि किस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे। 3 या 5 या 4 आप इसमें मेन हेडिंग और उसके सब पॉइंट्स ले सकते हैं। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, काफ़ी होगा। और इसके बाद में जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो एक इसमें कौन सा टॉपिक है वो टाइटल या टॉपिक निकलकर सामने बहुत आसानी से आ जाता है कि किस विषय पे चर्चा की जा रही है, कौन सा विषय इसमें बताया गया है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपका टाइटल जो है वो 2 वर्ड्स में होना चाहिए या 3 वर्ड्स में होना चाहिए। एक सेंटेंस इसमें आपको नहीं लिखना है। तो थोड़ा सा अगर आप देंगे तो ओवरऑल जो है आपको मार्क्स इसमें पूरे के पूरे मिल ही चले जाते हैं। इसके बाद आपका अगला सेक्शन आता है जो 150 वर्ड्स का लिखने को होता है, और वो है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में आपको ज़्यादातर जो है वंडर्स ऑफ साइंस या माय हॉबीज़ या एनवायरनमेंट, इनके क्वेश्चंस आते हैं। और एक और आता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है या फेस्टिवल से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ एक और है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। अगर इनके कुछ पॉइंट्स आपने रख लिए हैं तो माने 150 वर्ड्स आपको इसमें मेंटेन करना है, यानी आपको पैराग्राफ राइटिंग के रूप में लिखना है या ऐसे के रूप में लिखना है। इसके बाद एप्लीकेशन तो स्टूडेंट्स को पता ही है, लेकिन जो चीज़ हमें आसानी से पता है उसमें ही हम गलतियां करते हैं। देखिए, सब में एक फॉर्मेट होता है, एक डिवाइडेशन होता है। जैसे एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट क्या है आपका? फॉर्मेट है आपका, फॉर्मेट ये है कि आपने सबसे पहले एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखने के बाद बॉडी लिखा, बॉडी लिखने के बाद आपने एंडिंग करी। ये सारा का सारा आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और बाकायदा लिखना है। आपको जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का उसके मुताबिक लिखना है, तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स हियर। और उसमें आप उसमें योर्स ओबीडियंटली जो लास्ट में आता है वहाँ तक आपकी कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ये हम बहुत पहले की क्लासेस से करते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा पे अटेंशन ये करें कि हमसे गलतियाँ ना हो। कई बार अति उत्साह में गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। इसके बाद में आता है, इसमें एक पैराग्राफ आता है जिसमें आपको कोई पिक्चर दी रहती है, उस पिक्चर को देखकर लिखना होता है। तो वो पॉइंट्स भी कमोबेश आपको उस पिक्चर में बने हुए रहते हैं। तो अक्सर जो है, जैसे मान लीजिए इसमें आता है लिखने के लिए कोई हेल्दी टॉपिक दे दिया गया आपको बनाने के लिए कि हेल्थ के बारे में लिखें या इन्वायरमेंट के बारे में लिखें, किसी पॉन्ड का या तालाब का उसमें चित्र दे दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, या ताजमहल का उसमें पिक्चर दे दिया, या फिर आपको किसी इन्वायरमेंट का दे दिया, या ड्रग्स के बारे में दे दिया आपने कि ये भाई ड्रग्स जो हैं वो गलत चीज़ें हैं, इंटॉक्सिकेशन है, नशावर चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना है। तो इनके पॉइंट्स इसमें लिखे रहते हैं, वो लिखेंगे अगर आप तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। इसके बाद सारी क्लासेस में ये देखिएगा कि जो 7 क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, 7 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये होता है हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में वे क्वेश्चंस आते हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते ही रहते हैं, और डू एस डायरेक्टेड के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैं आपसे बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। पिछले वीडियोस में मैंने ये सारे आपको डू एस डायरेक्टेड और क्वेश्चंस पेपर्स करके बताए हुए हैं। इसके बाद में आपको टेक्स्ट बुक में 4 नंबर का एक और आने वाला है, वो टेक्स्ट बुक पे आधारित ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये 4 नंबर के आ रहे हैं, ये पहले नहीं था ब्लूप्रिंट में या हमारे क्वेश्चन पेपर में, अब आ गया है। यानी 4 नंबर आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित क्वेश्चन आंसर पर मिलते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर हमारे ऑप्शन पर होते हैं, यानी एमसीक्यू होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, यानी ऑप्शन वाले होते हैं। तो वो अगर आपने लेसन पढ़ लिया है क्लासेस में, अगर ध्यान से सुना है आपने, तो ये एमसीक्यू भी आपसे बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट का एक वैल्यू आता है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि जो आपने प्रोज पढ़ा हुआ है, लेसन पढ़ा हुआ है, लेसन का कोई एक पैराग्राफ, उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वो भी
MCQs ही होते हैं, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत आसान होता है उसको पढ़ना और समझ लेना। और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक पोएट का नाम और राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, तो एक्सट्रैक्ट के लिए ये बहुत यूज़फुल हो जाता है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट पोएम का भी आ जाता है, यानी 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट प्रोज का आता है, 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट पोएम का आता है। जो ये बात कर रहा हूँ ये 9, 10, 11, 12 सबके लिए कॉमन है। ये 12th में MCQ नहीं आते टेक्स्ट बुक पे आधारित, बाकी सारा का सारा पेपर कमोबेश सेम है, यानी अनसीन पैसेज वहाँ पर 10th और 11th क्लास में 10 नंबर का आ जाता है, तो यहाँ 5-5 नंबर के 2 आ रहे हैं। तो कमोबेश एक ही पैटर्न है हमारे क्वेश्चन पेपर का, वो हमारा पे अटेंशन है। अगर हम ध्यानपूर्वक कर रहे हैं और हमारा कहीं विचलित नहीं हो रहे हैं और हमने ध्यान अपना पूरा हमारे क्वेश्चन पेपर में लगाया हुआ है, समय हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर का सेक्शन आता है, और क्वेश्चन आंसर का सेक्शन ये है कि अगर आपने लेसन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और उसमें उसके कैरेक्टर के बारे में पता है, उसके पात्र के बारे में पता है आपको, तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत आसानी से बन जाते हैं, चाहे वो प्रोज के क्वेश्चन आंसर हों या पोएम के हों। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए, वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। एक क्वेश्चन किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। अब आप देखिए कि हर एक क्लासेस में, चाहे वो 9th, 10th और 11th, 12th क्लासेस हों, तो 4-4, 5-5 पोएम इसमें हैं, और 5 पोएम के अगर हमने 5 सेंट्रल आइडिया, फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक आध पोएम कम या ज़्यादा हो सकती है, मैं 5 को अपना कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। अगर आपने 5 सेंट्रल आइडिया याद कर लिया आपने, तो एक क्वेश्चन का स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आने ही वाला है कि जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है या पोएम के बारे में लिखना है। बाकी के 4 पोएम जो बच जाती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। और सेंट्रल आइडिया का मतलब ये होता है कि उस सेंट्रल आइडिया में उस पोएम से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, तो जो भी स्पेसिफिक चीज़ होगी वो सेंट्रल आइडिया से निकालकर उस पोएम के आंसर में आप लिख सकते हैं। यानी जो पोएम के जो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन होता है, एक क्वेश्चन तो आपको सेंट्रल आइडिया का आ गया, तो आपने डायरेक्ट पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया लिख दिया। और कोई दूसरा क्वेश्चन किसी दूसरी पोएम का आया हुआ है, लेकिन उसमें सेंट्रल आइडिया नहीं है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी है, तो वो आपको सेंट्रल आइडिया में आपके ज़रूर समाहित होती है। तो वो उससे कोई हिस्सा लेकर आप अगर लिख देते हैं उस पार्ट को, तो आपको पूरे फुल आंसर मिलते हैं। यानी स्टूडेंट्स, आपको जो है ना सेंट्रल आइडिया आपको ज़रूर तैयार करना है, या कर लिया है तो उसको रिवाइज़ कर लिए। और देखिए, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से देना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, और आपकी सतर्कता ही आपको पास करा देगी। पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, यहीं हमें पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद मैं छोटी छोटी बातें आपसे कर लेता हूं। पहला ये कर लेता हूं मैं आपसे, एक नोट मेकिंग की बात हो चुकी है, नोटिस मेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो मैं शॉर्ट में, हालांकि पिछले मैं कहूँगा फिर कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लें। इसमें पूरा एक बॉक्स बनाइए, और पॉइंट्स नंबर 1 पे सबसे पहले जो ऊपर होता है वो आता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नंबर 2 में मोटे मोटे लेटर में आप नोटिस लिख दीजिए। नंबर 3 में लेफ्ट साइड में डेट लिख दीजिए। नंबर 4 में टॉपिक लिख दीजिए, किस टॉपिक के बारे में नोटिस है। ये होगा 4 पॉइंट, मत भूलिएगा। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे ऊपर टॉप में लिखिएगा नेम ऑफ द ऑफिस या नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम जनरली होता है। उसके बाद कैपिटल लेटर से थोड़ा सा बोल्ड करके कि वो थोड़ा सा आई कैचिंग हो जाए, देख लें लोग, जांचने वाले जो हमारे एग्जामिनर है, नोटिस लिखिए NOTICE कैपिटल लेटर में, और ठीक उसके लेफ्ट साइड में डेट डाल दीजिए जिस दिन आपका पेपर है, और फिर नीचे आप टॉपिक लिखिए। ये सारा के सारा मैटर आपको कहाँ मिलने वाला है? क्वेश्चन पेपर में। केवल फॉर्मेट आपको याद रखना है कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है, मैटर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है। यानी सारी चीज़ें आपको जो उपलब्ध कराने वाला हमारा जो सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है, वो है क्वेश्चन पेपर। तो वहीं से हमें टॉपिक मिल गया। टॉपिक मिलने के बाद हो सकता है कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, या
ट्री प्लांटेशन ड्राइव है या टूर्नामेंट है या एनुअल फंक्शन है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमारे क्वेश्चन पेपर में है, उसमें आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो चीफ गेस्ट होंगे, उसकी कोई टाइमिंग होगी, कोई स्थान होगा, वेन्यू करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको भली भांति परिचित है। मैंने केवल आपको एक बहुत शॉर्ट टाइम में एक रिमाइंड करवाया है कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। और लास्ट में लेफ्ट साइड में उस नोटिस लिखने वाले का जो डेजिग्नेशन होता है, जैसे सेक्रेटरी लिख रहा है या कैप्टन लिख रहा है या स्कूल बॉय लिख रहा है, वो अपना नाम लिख देगा। और कैप्टन लिख रहा है या सेक्रेटरी लिख रहा है या स्कूल बॉय लिख रहा है, ये कौन बताएगा आपको? ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आपको। तो ये नोटिस राइटिंग हो गई, आपको बहुत है। इसके पैरेलल एक चीज़ होती है पोस्टर मेकिंग, लेकिन इसमें अथवा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो पोस्टर में और नोटिस में जो आपके लिए इजी लगे वो लिखिएगा। और एक होता है इनपुट्स आते हैं, यानी पैराग्राफ में आपको 5-7 पॉइंट दिए रहते हैं, उन पॉइंट्स को मिलाकर आपको पैराग्राफ राइटिंग 100 पेज में या 100 वर्ड्स में या 120 वर्ड्स में करना होता है। तो वो जो पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं 7 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स, उन पॉइंट को इंक्लूड करते हुए आपको वो पैराग्राफ की राइटिंग करनी होती है। तो थोड़ा बहुत चेंज करके आप उनको अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली, अगर पूरे मार्क्स नहीं भी मिल रहे हैं तो जो हमारे उन स्ट्रगल स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे सी ग्रेड में हैं, डी ग्रेड में है या ई ग्रेड में हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये फार्मूला है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, वो केवल अपना हर एक सब्जेक्ट को, हर एक क्वेश्चंस को पूरे फुल मार्क्स लेके करिए और उसको डेफिनेटली उसको हमारी आंसर कॉपी है उसको अच्छा बनाइए, मार्जिन लिखिए, जहाँ जगह कहीं भी मत छोड़िए। अगर पेज हमारा कोई आंसर आ रहा है तो उसको बाकायदा PTO प्लीज़ टर्न ओवर करके लिखिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उसको हमेशा फ्रेश पेज में लिखा जाता है। जैसे नोटिस है उसको फ्रेश पेज में लिखिए, एप्लीकेशन है फ्रेश पेज में लिखिए, पैराग्राफ राइटिंग है फ्रेश पेज में लिखिए। और उसके बाद आप अगर लिखते चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ होने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको लिए नेक्स्ट टाइम फिर हम किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।